नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म आरवी क्लासेस पे। तो जैसा कि हमने कल संविधान पढ़ा था, उसके स्रोत पढ़ लिए थे, उसका महत्व जान लिया था। आज पढ़ेंगे दोस्तों हम लोग प्रस्तावना। आज पढ़ेंगे प्रस्तावना। अच्छा, प्रस्तावना क्यों पढ़ें, किस लिए पढ़ें? आपको पता है प्रस्तावना क्या चीज़ है? अपने संविधान सभा के जितने भी सदस्य थे, उनका भाव, उनका मस्तिष्क, उनकी सोच, ये सभी चीज़ें वहाँ पे व्याख्या होती हैं उनकी। प्रस्तावना से हमें पता चलता है जो नेहरू जी लेके आए थे 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव, जो संशोधित करके प्रस्तावना बन गया था। तो आज जानेंगे प्रस्तावना के बारे में। प्रस्तावना को देखो, याद तो करना पड़ेगा। याद करोगे बहुत अच्छा रहेगा, नहीं याद करोगे तो कोई खास वजह नहीं, लेकिन हाँ याद करा तो काफ़ी अच्छा लगेगा। ठीक है, हम भारत के लोग, पहले तो ये हम आपको सुना दे रहे हैं, इसका मतलब जो है, इसका खंडन जो हम करेंगे एक एक शब्द का, वो आगे चल के करेंगे। देखो, हम भारत के लोग भारत में एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 तिथि मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 को एदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित, इसमें आत्मसमर्पित करते हैं। आत्म समर्पित करते हैं। अब चलिए, अब इनके बारे में जानते हैं, इनके शब्द के बारे में। चलिए पहले देखते हैं अमेरिकी जो संविधान है, पहला ऐसा संविधान जिसकी शुरुआत प्रस्तावना से हुई, अब दोस्तों आपके मन में एक चीज़ आ रही है कि प्रस्तावना से शुरुआत हुई मतलब क्या है? प्रस्तावना से हर चीज़ शुरू होती है, लेकिन अपना संविधान, पूरा संविधान लिखने के बाद प्रस्तावना लिखी गई थी। पहले संविधान लिखा गया था, उसके बाद प्रस्तावना को ऐड किया था। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव जो लेके आए थे, उसी को प्रस्तावना कहते हैं, उसी का संशोधित रूप है ये। संविधान सभा 22 जनवरी 1947 को अपनाया था। इस प्रस्तावना को कब अपनाया गया था? 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 42वां संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया है। इसमें 3 शब्द जोड़े गए। 3 शब्द कौन से थे? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। दोस्तों कब जोड़े गए? देखो, एक ही बार संशोधन हुआ है प्रस्तावना में अभी तक, और वो कब हुआ था? 42वें संविधान संशोधन 1976 में। 3 शब्द कौन से जोड़े गए थे? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। प्रस्तावना में संविधान के मूल दर्शन के साथ साथ उसका आधारभूत राजनीतिक, नैतिक और धार्मिक मूल्यों को समाहित किया गया है। दोस्तों ये जो पॉइंट लगे हैं, ये पॉइंट थोड़े गड़बड़ हो गए हैं, इन पर गौर मत कीजिए। इन चीज़ों को समाहित किया गया प्रस्तावना में,
जिन पर हमारा संविधान आधारित है, जिस पर हमारा संविधान आधारित है। प्रस्तावना संविधान सभा के प्रगतिशील दृष्टिकोण और उसके संविधान निर्माताओं के सपनों और आकांक्षाओं को प्रदर्शित करता है। ये मतलब उनकी आकांक्षाएं क्या थी, उनकी सोच क्या थी, कैसे डेवलप करते थे चीज़ों को, उनकी जो दृष्टिकोण थी उसको ये दर्शाते हैं, उसको ये दर्शाती है। प्रस्तावना ना तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और ना ही विधायक की शक्तियों को प्रबंधित करती है। दोस्तों, प्रस्तावना एक ऐसी चीज़ है, ना तो वो किसी की पावर है और ना तुम्हारी पावर वो रोक सकती है। विधायिका मतलब राजनीतिक के क्षेत्र में ये ना किसी पे प्रतिबंध लगाती है और ना ही ये राजनीति का कोई भी स्रोत है। ये सिर्फ अपने ज्ञान के लिए है, अपने खुद को बताने के लिए संविधान किस लिए है। यह ना तो बायोग्य है और ना ही इसे न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है। भाई, उद्देश्य प्रस्ताव का सीधा सा सिद्धांत है कि भाई संविधान में जो चीजें हुई थी, जो चीजें हैं, उनकी जो विशेषता है, संविधान बनाने वालों का जो दृष्टिकोण है, वो तो यहीं से दिखता ना। अब यहाँ पे न्यायपालिका क्या करी भाई, किसी चीज को दर्शाने के लिए भाई न्यायपालिका क्या चीज है भाई, हम पूरी पुस्तक पढ़ेंगे तो उद्देश्य में कोई जोर नहीं। प्रस्तावना संयुक्त राज्य अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा के सदृश हैं। मोहम्मद एम हिदायतुल्लाह, ये एक मोहम्मद एम हिदायतुल्लाह, दोस्तों ये पहले ऐसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे जो राष्ट्रपति बने थे। पहले ऐसे थे जो क्या बने थे दोस्तों, राष्ट्रपति। एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्य किया था। अभी तक के पहले जो हैं सुप्रीम कोर्ट के जज जो एक राष्ट्रपति के रूप में काम कर चुके हैं, वो एम हिदायतुल्लाह थे। एम हिदायतुल्लाह संविधान के सभी हिस्सों को पारित करने के बाद प्रस्तावना को पारित किया गया था ताकि यह संविधान के अनुरूप बन सके। जैसा कि दोस्तों मैंने बताया था, किताब पहले लिखी थी, प्रस्तावना बाद में आई थी। वो किस लिए आई थी? वो इसलिए आई थी कि प्रस्तावना अगर पहले लिख देते वो तो उनकी सोच है, एक विचार है, एक दृष्टिकोण है। हो सकता है कि प्रस्तावना हम पहले बना दें, उसके जो हमने व्याख्या की है क्या पता उसके अनुरूप ना हो या कुछ और हो जिसमें हमें और ऐड करना पड़े। तो ऐसी चीज़ों का ध्यान रखे ही इसे बनाया गया। हम भारत के लोग, इससे तात्पर्य है संविधान का निर्माण भारत के लोगों के द्वारा और भारतीय लोगों के लिए हुआ था। यह लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा पर जोर देता है। अब इसका महत्व जानते हैं। प्रस्तावना का महत्व क्या है? देखिए दोस्तों, चीज़ें पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ाई वो होनी चाहिए जो मज़ेदार हो, जिसमें पता चलना चाहिए कि हाँ भाई कुछ चीज़ें ऐसी भी हों जब हम एग्ज़ाम देने जाएं तो वहाँ से कोई चीज़ बच के ना निकल पाए, कोई चीज़ भी बच के ना निकल पाए। पढ़ाई उसे ही बोलते हैं। वो ज़माना गया कि हाँ अपने एग्ज़ाम देने गए, प्रीवियस पेपर उठा लिए और बस 8-10 लगा लिए, जाके एग्ज़ाम पास हो गए। बहुत टफ एग्ज़ाम है, कंपटीशन इतना हाई है कि आप भूल जाओ, ऐसे सिलेक्शन नहीं ले पाओगे कि हाँ बस बैठे हैं, पढ़ते कुछ नहीं है, बस आराम से गए, प्रीवियस पेपर उठाया और रगड़ लिए, उन्हीं में से आ जाएंगे, पास नहीं हो पाओगे। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ प्रीवियस पेपर में आप कमांड देख सकते हो कि पूछी क्या चीज़ जाती हैं, ये तो सही बात है। भारतीय लोकतांत्रिक गणराज्य की कुंडली प्लस संविधान का दर्शन, संविधान का सारांश, हमारे संविधान का पहचान पत्र, हमारे संविधान का जो पहचान पत्र की जो संज्ञा दी थी वो कौन थे? N.A. पालकीवाला। इनका पूरा नाम है नानी पालकीवाला। दोस्तों इनका पूरा नाम क्या है? नानी
पालकी वाला, नानी पालकी वाला इनका पूरा नाम है। प्लस संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी, यह कानूनों की संवैधानिकता की व्याख्या के लिए न्यायपालिका की मार्गदर्शक है। दोस्तों संविधान का जो संरक्षक है वो सुप्रीम कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट इसीलिए है क्योंकि वो कानूनों को सही ढंग से चला पाए, उनके कानून पर उनकी नज़र रहे। अब प्रस्तावना के जो मुख्य शब्द हैं, जैसे मैंने बोला था हम लोग शुरुआत में प्रस्तावना तो पढ़ लेते हैं, अब उनके शब्दों पे गौर करते हैं। जरा उनके शब्द देखिए कितने बेहतरीन शब्द हैं। संप्रभु, संप्रभु कह सकते हैं, संप्रभुता भी कह सकते हैं। संप्रभुता, एक पूर्ण स्वतंत्र राज्य, एक पूर्ण स्वतंत्र राज्य किसी अन्य देश का डोमिनियन नहीं, बाह्य और आंतरिक दोनों रूप में संप्रभु, एक संप्रभु राज्य के रूप में भारत किसी विदेशी भूमि को अधिग्रहित करता है अथवा किसी अन्य देश को अपना हिस्सा दे सकता है। दोस्तों संप्रभुता का मतलब यही है कि उसके पास इतनी पावर है कि उसके आंतरिक या बाह्य मामले में कोई दूसरा हस्तक्षेप नहीं करता। अपने भारत में इतनी पावर है कि वो खुद निर्णय ले सकता है अपने भारत के लिए। अब आते हैं समाजवादी। कहाँ पे आते हैं? समाजवादी, समाजवादी शब्द ना 42वां संविधान संशोधन 1976 में ये जोड़ा गया था। समाजवादी अवधारणा निदेशक तत्वों अनुच्छेद कहाँ से? 36 से 51। दोस्तों 36 से 51 क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। मैं पहले से विद्यमान थी, लेकिन 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसका स्पष्ट उल्लेख कर दिया गया। मतलब ये जो समाजवादी है, ये चीज़ें 36 से 51 में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हम लोग पढ़ेंगे, इसमें ये चीज़ें पहले से इसका उल्लेख है, लेकिन इसे खुल के जो व्याख्या की गई है, जैसे स्पष्ट रूप से जिसका व्याख्या कर दी गई है, समाजवाद कहते किसे हैं, वो समाजवादी शब्द लेके प्रस्तावना में जोड़ा गया था। चलिए, भारतीय समाजवाद मार्क्सवादी, गांधीवादी और गांधीवादी की ओर झुकाव अधिक। मतलब मार्क्सवादी भी है, गांधीवादी की तरफ थोड़ा ज़्यादा झुकाव है, गांधीवादी भी है। लोकतांत्रिक समाजवाद मिश्रित आर्थिक मॉडल को अपनाया गया है, जिसमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है। दोस्तों समाजवादी का मतलब यही है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों आपस में तालमेल वो बैठा रहे। अब जैसे कि अपने देश में देखो, पहले भी हम लोग पूंजीवादी थे, पूंजीवादी की ओर अभी भी चल रहे हैं। दोस्तों अपने यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ये कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है ना। अब सरकार कुछ भी करती है तो हम लोगों के लिए करती है। जैसे समाजवादी में, जैसे आप सरकारी हॉस्पिटल में चले जाओ, एक भी रुपया नहीं लगेगा। ट्रेन में चले जाऊं, किराया सस्ता है। राशन की दुकान पे चले जाऊं, अन्न सस्ता है। तो ऐसी चीज़ें ना समाजवादी यही कहलाती हैं। चलिए, दूसरा है पंथ निरपेक्ष। ये भी दोस्तों जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन और 1976 को। आधारभूत ढांचे का भाग प्लस सर्वोच्च न्यायालय 1974 धर्मनिरपेक्ष राज्य का उल्लेख अनुच्छेद 25 से 28 में आपको मिलेगा। इसमें क्या है हम आपको पढ़ाएंगे। 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता है, पढ़ेंगे इसमें। उसी में इसका उल्लेख किया गया है। भारत का सकारात्मक पंथ निरपेक्ष, यहाँ सभी धर्म समान हैं और उन्हें राज्य का समान समर्थन प्राप्त है। दोस्तों पंथ निरपेक्ष का सीधा मतलब आप चाहे सिख, ईसाई, मुस्लिम, हिंदू कुछ भी हो, इस राज्य में आपको समान समर्थन दिया जाएगा, किसी एक के प्रति झुकाव नहीं होगा। इसका जब हम वर्णन करेंगे तो जब हम पढ़ेंगे
12 से 35 मौलिक अधिकारों के बारे में जब पढ़ेंगे, मौलिक अधिकार जब पढ़ेंगे हम लोग, तब देखेंगे इसके बारे में जो वर्णन होता है 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता की, तब हम चर्चा करेंगे इस चीज़ पे। अब आइए लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक कैसे? जैसे कि यहाँ पे राष्ट्रपति से लेके जो, अब सोचो राष्ट्रपति मतलब कि देश का प्रथम व्यक्ति, देश का प्रथम व्यक्ति, उसका भी चुनाव एक जनता के हाथों में होता है। उसका भी चुनाव जो किया जाता है जनता के ही द्वारा होता है। तो लोकतंत्र का शब्द राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र के लिए प्रस्तावना के रूप में प्रयोग में किया जाता है। एक गणतंत्र अथवा गणराज्य में राज्य का प्रमुख प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चुना जाता है। दोस्तों यहाँ पे जितने भी नेता होते हैं वो जनता ही चुनती है। तो एक शब्द में अगर कहें तो यहाँ जनता ही जनार्दन है। यहाँ पे देश की पावर, जब संविधान हम देश वालों ने बनाया, सभी लोगों ने बनाया, तो पावर तो जनता में है, ठीक है ना। अब करते हैं गणराज्य। एक गणतंत्र अथवा गणराज्य में राज्य का प्रमुख प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लोगों द्वारा चुना जाता है। भारत के राष्ट्रपति को लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है, जिसका अर्थ संसद और राज्य विधानसभाओं में अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से है। इसके अलावा एक गणतंत्र में राजनीतिक संप्रभुता की एक राजा की बजाय लोगों के हाथों में निहित होती है। जैसे कि मैंने बताया था आपको, लोकतांत्रिक और गणराज्य यही चीज़ होती हैं। अपने अपने राज्य के जनता खुद एक प्रतिनिधित्व चुनती है, मंत्री चुनती है, एक लीडर चुनती है। प्रधान से लेके निचले स्तर से लेके ऊंचे स्तर तक ये जनता के हाथ में होता है। चलिए अब न्याय की अगर बात की जाए तो दोस्तों न्याय किसे कहते हैं? अपने आप में ना न्याय का मतलब वही नहीं है कि तुम कत्ल कर दियो, जा रहे हो कोर्ट कचहरी, तुम्हें न्याय मिला। न्याय वो नहीं है। न्याय का शाब्दिक अर्थ ही अलग है। न्याय का मतलब सीधा सा बताऊं, हर व्यक्ति समान है, ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा है, ना रंग भेद, छूत, जाति वादी, ऐसा कुछ भी नहीं। न्याय उसे ही कहते हैं, अगर हम जमीन पे बैठ के खाना खाएंगे तो सभी जमीन पे बैठ के खाना खाएंगे। अगर आप एक सिंहासन पे बैठकर खाना खा सकते हैं तो हम भी सिंहासन में बैठ के खाना खा सकते हैं। ये अवसर सभी को प्रदान होते हैं। भाई देखिए, प्रस्तावना के नया शब्द को 3 अलग अलग समाविष्ट किया, मतलब 3 भागों में बांटा गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। समाज में एकता होनी चाहिए, समाज में बराबरी होनी चाहिए, ठीक है ना। आर्थिक, राजनीतिक, जिन्हें मौलिक और नीति निर्देशक सिद्धांतों के विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से हासिल किया गया है। आगे जब पढ़ेंगे समता या समानता का अधिकार, तब बारे में जानेंगे। 36 से 51 में एक समान कार्य के लिए समान वेतन, आर्टिकल 39 में जब पढ़ेंगे तो उसके बारे में तब जानेंगे। हम लोग जब आर्टिकल पढ़ेंगे ना उसके बारे में अच्छी तरीके से जानेंगे, ठीक है ना। प्रस्तावना में सामाजिक न्याय का अर्थ संविधान द्वारा बराबर सामाजिक स्थिति के आधार पर एक अधिक न्याय संगत बनाने से है। आर्थिक न्याय का अर्थ समाज के अलग अलग सदस्यों के बीच संपत्ति का बराबर का हिस्सेदारी। भाई देखो, आर्थिक है तो सीधी सी बात है भाई, संपत्ति में भी समान वितरण होना चाहिए। जैसे कि अब हम पुलिस वाले हैं, हमें ऊंची जाति के, कोई और पुलिस वाला हो वो नीची जाति का, तो आप सैलरी कम दोगे? नहीं, तनख्वाह बराबर होती है। तो यही समान कार्य के लिए समान वेतन, फिर चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राजनीति न्याय का अर्थ सभी नागरिकों को राजनीतिक भागीदारी। भाई देखो, SC ST OBC जनरल कहीं की वो, लेकिन राजनीति में आप आ सकते हो, ठीक है ना। इसे ही बोलते हैं न्याय। चलिए अब स्वतंत्रता। देखिए, स्वतंत्रता का सीधा सा बात अगर मैं बताऊं, स्वतंत्रता सभी को है, लेकिन स्वतंत्रता वहीं तक है जब किसी दूसरे व्यक्ति को आपकी स्वतंत्रता से
परेशानी ना हो, उसी को स्वतंत्रता कहते हैं। अब स्वतंत्रता कहते कैसे, जैसे कि हम कहें स्वतंत्रता मेरे पास है ही नहीं, तो किस वजह से ना है, तो कई वजह हो सकते हो भाई कोई ऊंची जात का तुम पे हुक्म चला रहा हो, या तुम्हारे मौलिक अधिकार का हनन कर रहा हो, या तुम्हें कुछ बोलने ना दिया जा रहा हो, या तानाशाही तुम पे कोई दिखा रहा हो। ये चीज़ें नहीं हैं, ठीक है ना, ये चीज़ें जब नहीं होती हैं तो उसी को बोलते हैं स्वतंत्रता। अब आते हैं समानता। देखिए भाई, समानता का अभिप्राय, इसका मतलब है समाज के किसी भी वर्ग के खिलाफ विशेषाधिकार या भेदभाव को समाप्त करने से है। इसी को बोलते हैं समानता। समानता सीधी सी बात है, समाज में एक बराबरी। देखिए आप कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उपाधियों, जब आर्टिकल 17 पढ़ेंगे उपाधियों का अंत, तो कहीं कहीं तक इसी में उल्लेखित है। उपाधियों का अंत इसीलिए किया गया कि कोई अपने आप को बड़ा ना समझे, जो लोगों को एक भेदभाव की जो अंदर की एक भावना होती है ना, वो जगा दे भेदभाव की। दोस्तों जिस दिन भेदभाव होता है ना, उस दिन सिर्फ बर्बादी के सिवा कुछ भी नहीं होता। देखिए संविधान की प्रस्तावना देश के सभी लोगों के लिए स्थित और अवसरों की समानता प्रदान करती है। संविधान देश में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, जैसा आपने पहले पढ़ा था, प्रदान करने का प्रयास करता है। अब भाईचारा, दोस्तों आपने देखा भाईचारा तो शब्द है ही नहीं। दोस्तों एक चीज़ है बंधुता। आपने देखा और बंधु क्या हो रहा है, वही बंधु, बंधुता। बंधु मतलब भाई। आपने सुना है और भाई बंधु कैसे हैं हमारे, तो यही बंधुता, इसे ही कहते हैं। देखिए भाईचारे का अर्थ बंधुत्व की भावना से है। संविधान की प्रस्तावना व्यक्ति और राष्ट्र की एकता और अखंडता की गरिमा को बनाए रखने के लिए लोगों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देना है। दोस्तों मैंने बोला था बंधुता हमें बनानी चाहिए। अब कोई भी हो यार, एक छोटी सी स्माइल दो, प्यार से बोल लो क्या जा रहा है तुम्हारा। अब हंसने का कोई रिचार्ज तो होता नहीं है कि हमारा वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। ऊपर वाले ने शकल दिया, थोड़ा स्माइल करो, अच्छे से बोलो, सबके साथ रहो, फिर देखो बहुत अच्छा लगता। तो जब ऐसी आदतें आ जाती ना, तो याद रखो दोस्तों, कोई भी परेशानी हो चुटकियों में भाग जाती है वो। इसी को बोलते हैं अपने देश की अखंडता। जब भाईचारा बढ़ेगा तो हर लोग आपके लिए खड़े होंगे, और जब एक समूह बनता है तो एक नई क्रांति आती है। क्रांति का मतलब ये मत समझना कि लड़ाई वगैरह हो जाए। क्रांति का सीधा मतलब होता है कि नया बदलाव। नहीं समझे? 1857 क्रांति आपने देखी होगी, लड़ाई वाली। और क्रांति का ज्यादातर लोगों के मन में पता क्या था, क्रांति का मतलब है लड़ाई दंगा। बस इधर से गोली इधर उधर चलाई, लाठी डंडा उठाया, फोड़ डाला, क्रांति उसे नहीं बोलते। चलिए अब ये क्रांति, तो फिर हरित क्रांति क्या है, खेत रहे थे। मत्स्य क्रांति क्या है, ऐसी कई चीजें हैं यार। क्रांति का सीधा मतलब है एक नया बदलाव, उसे बोलते हैं क्रांति। इसका जो संशोधन हुआ था 1976 में, जो 42 में संविधान संशोधन हुआ था, जैसे मैंने बताया था आपको, इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन से थे? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, जोड़ा गया। अच्छा, इस अदालत ने इस संशोधन को वैध ठहराया था। वैध का मतलब इसे संशोधन करना चाहिए था। चलिए, अच्छा, संविधान में जब ये प्रस्तावना बनी थी तो 1960 की बात है, बेरुवारी। हाँ बेरुवारी 1960। बेरुवारी 1960। जब ये प्रस्तावना की बात चली तो साफ साफ मना कर दिया कि ये संविधान का भाग नहीं है। सीधा मना किया, संविधान का भाग नहीं है। फिर 13 साल बाद, 13 साल बाद कौन आए भाई? केशवानंद भारती। केशवानंद भारती कब आए थे दोस्तों? 1973 में। इन्होंने कहा
कि प्रस्तावना संविधान का ही भाग है, और भाग ही नहीं बल्कि संविधान की कुंजी है, संविधान की कुंजी है। दोस्तों, हर खजाने के एक भंडार गृह के आगे एक गेट लगा होता है, और गेट के आगे एक ताला लगा होता है, वही है प्रस्तावना। जब तक यहाँ से नहीं गुजरोगे ना, आगे मजा ही नहीं आएगा। अब आपने देखा है इसमें जितनी भी चीज़ें थी, अगर मैं डीप में घुसता तो एक एक आर्टिकल जो मतलब जो फेमस आर्टिकल जो आपने मतलब चीज़ें तो जानते हैं आप, अपना अधिकार तो जानते हैं क्या चीज़ सही है क्या गलत है, लेकिन वो किस आर्टिकल में आती ना, आधे ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिकल यहीं से मैं बता देता हूँ। अखंडता क्या होती, बंधुता क्या होती, समाजवादी क्या होती, ये क्या होती, कहाँ पे आती, किससे आती, ऐसी चीज़ें। ठीक है दोस्तों, तो अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। अब शुरू होगी अगली क्लास में अपने आर्टिकल, ठीक है ना। जय हिंद, बने रहिए हमारी क्लास पे, और कोई समस्या हो, कोई कन्फ्यूज़न हो, कुछ चीज़ रह गई हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को हमें बता सकते हैं, हम आपके लिए ज़रूर लेके आएंगे। जय हिंद।